मैं आप लोगों के सामने जो मेरी रुचि का विषय है आदिवासी स्टोरी टेलिंग, उस पर ही बात करूंगा। मैं इन जनरल बात नहीं करूंगा कि कहानी क्या है, कहानी की कला क्या है, कहानी की विधा क्या है, वर्णन क्या होता है, शैली क्या होती है, टोन क्या होता है, यह सब मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल मैं आप जानते हैं मैं आदिवासी नहीं हूँ, लेकिन मैं आदिवासीडम का विद्यार्थी हूँ, आदिवासियत का स्टूडेंट हूँ, और जो मैं सीख और समझ पा रहा हूँ उसी हिसाब से आपके सामने बात रखूंगा, क्योंकि उसमें ये सब लाग लपेट नहीं है, ये झोल झाल नहीं है, ये डिवीज़न नहीं है, सब डिवीज़न नहीं है कि कहानी क्या होती है, कैसी होती है, कला क्या है, शिल्प क्या है, टोन क्या है, मतलब तरह तरह का वो तो उधर पूरा एक शास्त्र ही बना रखा है ना। गैर आदिवासी लोगों ने एक शास्त्री, बिना शास्त्र के उनका जीवन ही नहीं चलता है। हालांकि वो शास्त्र मानते नहीं है, लेकिन जब भाषण देना हो, उपदेश देना हो, प्रवचन करना हो, तब वो शास्त्रों का हवाला देते हैं। जिंदगी में व्यवहारिक तौर पे वो उन शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, लेकिन जैसे ही बात शुरू करेंगे तो बड़े बड़े नाम आचार्यों के, है ना, वो रस सिद्धांत, वो कला सिद्धांत, है ना, परिभाषाएं, भाषाएं, व्याख्याएं, वो सब धड़ाधड़ वो AK-47 की तरह चलाना शुरू करेंगे। अब हमारे आदिवासी लोग जो पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेजों में, उनको लगता है कि ये सब क्या बात है, क्योंकि ये सब तो अपने समाज में सुनते नहीं है, उनके समाज में है ही नहीं है सब। तो जब आप स्कूल कॉलेज पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि ये कौन सी दुनिया है, ये क्या बात कर रहे हैं, है ना। और मैं तो देखिए अब हिंदी भाषा साहित्य से पढ़ा लिखा, मुझे भी बहुत समझ में नहीं आता था, और आज तक मुझे हिंदी व्याकरण समझ में ही नहीं आया। और हम लोग के टाइम में संस्कृत अनिवार्य थी, मैंने एक पेपर, और उसमें फेल तो फेल। अब बताइए कुत्र गच्छामि, कुत्र गच्छाम, ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो बहुत रोते थे हम लोग एग्जाम टाइम में, ये कौन सी भाषा और इसका जिंदगी में क्या मतलब है ना। लेकिन जबरदस्ती पढ़ाया सरकार, सत्ता और गैर आदिवासियों ने हमको, और रहता था कि भाई चलो कम से कम पास मार्क तो आ जाए, फेल नहीं हो, नहीं तो सब कुछ में भी अच्छा करके संस्कृत में फेल तो फेल। तो ऐसे डरा धमका के शास्त्र पढ़ाते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। अरे क्यों पढ़ना पड़ेगा, हमारी जिंदगी में संस्कृत का क्या मतलब है। जिनकी भाषा थी उन्होंने क्यों छोड़ दिया उसको, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। जिनकी थी, तो जो भाषा जिनकी थी और जिनके काम नहीं आई, काम नहीं आ रही है, उस भाषा को आप आदिवासियों पे थोप रहे हो। तो एक स्टोरी टेलर के बतौर मुझे हमेशा यह लगता रहा है कि कहानी या दुनिया की कोई भी कला कुछ नहीं है, इसके लिए किसी साज, किसी तरीके, किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है। दुकानें तो सब तरह की खुली हुई है ना, कि कोई आपको जर्नलिज्म सिखाएगा, कोई मास कम्युनिकेशन सिखाएगा, कोई वीडियोग्राफी, कोई फिल्म लेखन, कोई स्क्रिप्टिंग, कोई कहानी कला, ये तरह तरह की दुकानें हैं दुनिया में। पर मुझे जो आदिवासियत ने समझाया वो ये है कि कहना ही कहानी है, बोलना ही कहानी है, गाना ही कहानी है। जो भी आप चित्र बनाते हैं वो कहानी है। हमारी माँ बहनें जंगल लकड़ी लाने जाती हैं, वनोत्पद फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाने जाती है, वो भी कहानी है।
वो जो जंगल में हाथी भी चरते हैं और पशु पंछी उड़ते हैं, वो भी कहानियां कहते हैं। कहना, एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना, कुछ भी बोलना, चाहे आप शब्दों से उसको बोलें, ध्वनि से बताएं, आंगिक बॉडी लैंग्वेज से बताएं, इशारे से बताएं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं कहानी है। और कहानी कहने के लिए आपको कुछ भी सीखने जानने की जरूरत नहीं होती है। कहानी कहने के लिए एक ही चीज जरूरी होती है, वो है आपको दिल से कहानी कहना आना चाहिए, बिना जोड़ घटाव के, बिना नफा नुकसान के, बिना शब्दों के आडंबर में फंसे। दिल से जो बात कही जाती है वही है कहानी। पर क्या है, कहानी कला की टेक्निक में आपको लोग बताएंगे ये तत्व होने चाहिए, ऐसी चीजें हो। कहना, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, क्या ये कोई मैकेनिकल काम है, कोई तकनीकी काम है? मुझे कहना है, इसके लिए मैं कहां सीखने जाऊं कि कैसे कहा जाए? कहना हम घर से सीखते हैं, हम मां से सीखते हैं, अपने पिता से सीखते हैं, भाई बहनों से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं कहना। कोई वहां पे आपको प्रवचन नहीं देता है कि ऐसे कहो, है ना? कोई आपको नहीं बताता है कि ऐसे कहना है। आप सुनते सुनते कहना सीख जाते हो। आप मां को बचपन में सुनते सुनते आप सीख जाते हो। हर बच्चा क्या बोलता है पहले, है ना? हर बच्चा पहले जो बोलता है वो उसका पहला कहना होता है और वो सबसे खूबसूरत होता है। जब एक बच्चा कहता है तो हर आदमी, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, किसी रंग का हो, किसी रूप का हो, एक बच्चा जब कहता है तो आपका दिल उस पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा दिल से कहता है, बच्चा दिल से पुकारता है आपको। बच्चे के मन में कोई लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं होता है कि वो ये बात कह रहा है तो उसकी इस बात को बहुत महान सेंटेंस या एक फ्रेज समझा जाए, या उसके कहने से उसको एक बड़ा कहने वाला समझा जाए, या उसके कहने से उसको पैसे मिलेंगे, नाम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा दिल से जो चाहता है, वो जो भी समझता है अच्छा बुरा अपनी समझ से, वो जब कहता है तो आपका दिल मोह लेता है। यहां तक कि जानवर भी बच्चों की भाषा को समझते हैं और बच्चों की भाषा को सुन के रिएक्ट करते हैं। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब के जमाने में, कि कोई बच्चा सांप से खेल रहा है ना? कोई बच्चा किसी हिंसक जीव, दूसरे हिंसक जीव के साथ मजे से प्यार से खेल रहा है ना? बाघ है, उसके ऊपर चढ़ के उसका बाल खींच रहा है और बाघ कू कू कर रहा है ना? कुत्ते का उदाहरण लीजिए, वो तो चूंकि ज्यादा पालतू है, हर घर में मिलेगा। बच्चे उसके साथ क्या नहीं करते हैं, उसकी पूंछ खींचेंगे, उसके मुंह में हाथ घुसा देंगे, उसको इतना, पर कुत्ता कुछ नहीं करेगा। गांव में आप जाके देखो, बकरियों के साथ, मेमनों के साथ जो बच्चे करते हैं, खेलते हैं जिस तरीके से, कि वो उसके साथ कुछ भी करेंगे। और वो जो जानवर है, जिसको हम जानवर कहते हैं, वो बच्चे के साथ मजे से खेलता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जीतने हारने के लिए नहीं खेल रहा है। बच्चा जीतने हारने के लिए नहीं खेल रहा है, बच्चा कुछ पाने के लिए नहीं खेल रहा है। बच्चा जो खेल रहा है वो उसमें किसी को सताने की, किसी पे राज करने की, किसी को अपना मातहत बनाने की, किसी को अपना किसी पे शासन करने की आकांक्षा से वो उसके साथ खेल नहीं रहा है। तो एक
स्टोरी टेलर को बच्चे की तरह दिल साफ लेके बात कहनी चाहिए। और वो जो बात कही, जब आप सच्चे दिल से बात कहोगे तो बात लोग सुनेंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो, है ना। जैसे कहते हैं ना कि आमतौर पे प्रेम की भाषा की कोई जुबान नहीं है, तो प्रेम की भाषा क्या है? वो बच्चे की भाषा है, निर्मल हृदय की भाषा है, एक दिल जिसमें कोई दुनियावी दांव पेच नहीं है। पर हिंदी में कहानियां कैसे लिखते हैं लोग? प्लॉट, थीम, कैरेक्टर, घटनाएं और एंटोगोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट, क्या मैंने इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि भाई फिर कंट्राडिक्शन, फिर क्लाइमैक्स, है ना। तो बड़ा नाप तोल के चलता है मामला। जिंदगी उस तरीके से नपी तुली नहीं होती है ना। जिंदगी जोड़ घटाव नहीं है, गुणा भाग नहीं है। ये न तो सरकार का कोई बही खाता है और न महाजन का रजिस्टर है। तो एक स्टोरी टेलर होने के नाते मुझे जो समझ में आता है कि कहानी वही है जो आप दिल से कहें, और जो भी आप कहेंगे वो कहानी है। दुनिया में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है, कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो आपको बता दे कि कहानी कैसे लिखी जाती है। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो गलत दावा करता है ना। आप किसी बच्चे को पूछिए क्या किया दिन में, तो आपको बताएगा, है ना। मैं ना आज सुबह उठा और फिर तो ऐसे करके वो खुल के बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई भय नहीं है और उसको अच्छा लगता है कि कोई उसको पूछ रहा है कि तुम बताओ, क्योंकि बच्चे को पूछा नहीं जाता है। हम जिस तरह के समाज में हैं उसमें बच्चों को स्वतंत्रता नहीं है, औरतों को स्वतंत्रता नहीं है ना। जो कमजोर और पिछड़ी जातियां कही जाती है उनको स्वतंत्रता नहीं है, उनको पूछा नहीं जाता है। अब माँ बाप घर में मान लो कोई टीवी ला रहे हैं, फ्रिज ला रहे हैं, तो 5 साल के बच्चे से थोड़ी पूछते हैं कि तुम्हारी क्या पसंद है। वो तो माँ बाप तय कर लेते हैं, है ना। कौन सा वॉशिंग मशीन किस कंपनी का आएगा, फ्रिज किस कंपनी का आएगा, टीवी किस कंपनी का आएगा। इवन घर में जो बेड है उस पर जो सीट्स हैं, चादर हैं, वो कौन से होंगे, वो माँ बाप जाके पसंद करते हैं, बच्चे से थोड़ी पूछते हैं। तो बच्चों से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग सबसे सच्चे स्टोरी टेलर, वो हमको ह्यूमन बनाते हैं, वो हमको पेशेंस सिखाते हैं, धैर्य रखना, है ना। मैंने पहले भी कहा होगा, जो लोग सुनते रहे हैं हमको, कि बच्चा 10 बार बोलेगा, मां नहीं उगेगी, है ना, लेकिन दूसरी से तीसरी बार बात को बर्दाश्त नहीं कर, चुप रह, है ना। तो स्टोरी टेलर को मां की तरह होना चाहिए, जिसके पास पेशेंस हो, अपार धैर्य हो और जो सुनने की क्षमता रखती हो। जो ज्यादा सुनेगा वो सबसे बढ़िया ढंग से बोल पाएगा। आप सुनोगे ही नहीं तो आप क्या बोल पाओगे? आपके पास बोलने के लिए है क्या? अगर आप सुनोगे, हम लोग सुनते नहीं,
सबको लगता है पहले किसी ने कुछ बोला तो तुरंत आप 4 लोगों को बात करते देखिए, गैर आदिवासियों को खास करके 4 गैर आदिवासियों को बात करते देखिए, चारों एक दूसरे को काट रहे होंगे, बोलने ही नहीं देंगे। अरे मुझे बोलने दे यार, नहीं मैं बोल रहा हूं ना, पहले मेरे को सुन लो। रास्ते पे चलते हुए 4 आदिवासी को देखिए, 4 लोग कभी भी अनुशासित ढंग से नहीं चलेंगे। 4 लोग ने पूरा रोड घेर लिया, मतलब सड़क पे और उनके अलावा कोई चलने वाला नहीं है। आदिवासी 4 लोग कैसे चलते हैं ये आप बाहर निकल के देखिए, इसी हरिहर सिंह रोड पे वो कतार में चलेंगे, अनुशासित चलेंगे और वो रोड नहीं घेरेंगे। तो देखिए, एक स्टोरी टेलर को, एक कहने वाले को देखने और सुनने का धैर्य होना चाहिए। आप खूब देखिए, आप खूब सुनिए, है ना। जितना आप देखेंगे, जितना आप सुनेंगे, आपके पास उतना ही कहने के लिए होगा। आप अगर अपनी दृष्टि छोटी रखेंगे, आप बहुत दूर तक नहीं देख सकेंगे। अगर आप ज्यादा नहीं देख सकेंगे, आप ज्यादा सुन नहीं सकेंगे, और तो आप कह नहीं सकते हैं। कहने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे। आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ही कहानी लेखक बन जाऊं, या उपन्यास लिखने लगूं, या कोई स्क्रिप्ट लिखने लगूं, कोई कविता गीत लिखने लगूं, संभव नहीं है। आपके पास चीजें होंगी तो आपके दिल से उठेंगी, निकलेंगी, और तब आप उसको कह सकेंगे, गा सकेंगे, सुना सकेंगे। तो आदिवासी स्टोरी टेलिंग, दुनिया भर में जो आदिवासियों का जो तरीका है, उसके कई रूप हैं, पर वो उसके लिए दुनिया भर में एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी टेलिंग। हमारे यहां स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है सिर्फ कहानी, और कहानी का मतलब यह कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी, है ना। मतलब एक राजा होगी, एक रानी होगी, फिर उसमें एक विलेन दीवान या मंत्री होगा, है ना, ठीक है। तो वो राजकुमारी को लेके भागेगा या सत्ता हड़पना चाहता है ना। तो उसके लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र करेगा, और फिर अंत में उसकी हार होगी और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, गुड गुड हो जाएगा, जैसा अब हो रहा है। रामलला जी विराजमान हो गए देश में, अब कुछ भी नहीं है दिक्कत, है ना। अब संविधान की जरूरत नहीं है, कानून की जरूरत नहीं है, न्यायालयों की जरूरत नहीं है। ये यूनिवर्सिटियां वगैरह भी बंद कर देना चाहिए और सब जगह तपोवन शुरू करना चाहिए, है ना। रामलला जी के राज में ये होगा तो रामलला जी की और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये तो अभी रामलला के अनुरूप ये देश है ही नहीं। अभी सब जगह तपोवन होना चाहिए, है ना। आप कल्पना कीजिए, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जटाजूट लंबी दाढ़ियों वाले ऋषि मुनि आपको आयुष्मान भव। तात आप कहां से आए? छात्रश्री कृपया पधारें। ऐसा अनुभव हमको पिछले दिनों, जब मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी और महान रविंद्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी में गया था व्याख्यान देने, तो हिंदी विभाग के सारे बीए एमए के छात्र, स्कॉलर्स सब इकट्ठा थे और सारे आचार्यगण बैठे हुए थे, है ना। भाषण दिया, शुरू किया तो अचानक छात्र छात्राओं ने कहा साधु साधु। मैंने कहा मैं कहाँ आ गया, है ना।
मैं मध्यकाल में पहुंच गया क्या कि कहा यहाँ कोई टाइम मशीन लगी हुई है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कुछ और कहते होंगे, फिर कुछ कहा तो एप्रिसिएशन में उन्होंने कहा साधु साधु। मैंने कहा अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं बिल्कुल किसी गुरुकुल में बैठा हूं, मध्यकाल के, है ना, किसी दूर आश्रम में, जहां कुछ शिष्य लोग हैं, सब वो धोती और ये पहने और साधु साधु कह रहे हों। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनको ये मॉडल को फॉलो करना चाहिए और सारे यूनिवर्सिटियों में साधु साधु अनिवार्य कर देना चाहिए। रामलीला जी इससे और प्रसन्न होंगे, है ना। वहाँ ताली नहीं बजाते हैं जी, वहाँ ताली नहीं बजाते हैं ना, वहाँ साधु साधु ही करते हैं। मना है। हाँ, मना नहीं, वो परंपरा उन्होंने बनाई है। हाँ, तो क्यों बनाई है भाई? मैं एक मुस्लिम विद्यार्थी हूँ, मैं एक ईसाई धर्म का मानने, मैं क्यों साधु साधु करूंगा? मैं क्यों करूंगा? तारीफ में करते हैं। नहीं, क्यों करूंगा? मेरी परंपरा कहती है ताली बजाओ। आप हमसे साधु साधु बुलवा रहे? क्या साधु साधु और किसी सांस्कृतिक समाज में बोला जाता है? तो नहीं बोला जाता है। तो एक विश्वविद्यालय जिसका संविधान कहता है कि सबको अपने धर्म को मानने की है और संस्थागत रूप से कोई धर्म नहीं थोपा जाएगा, फिर क्यों विश्व भारती यूनिवर्सिटी थोपता है छात्रों पे, छात्राओं पे? आप बोलिए, आपको साधु साधु अच्छा लगता है, आपकी परंपरा, बोलिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। आप मुझे क्यों फोर्स कीजिएगा? तो दुनिया को इकहरी कहानियों से नहीं चलाया जाना चाहिए, वन सिंगल नैरेटिव से दुनिया को नहीं चलाना जाना चाहिए, एक कहानी से दुनिया को नहीं आंका जाना चाहिए। कहानियां सबकी सुनी जानी चाहिए, कहानियां सबकी बोली जानी चाहिए, और वही देश और समाज बेहतर बनता है जहां सबके कहानियों के सुनने और बोलने के लिए स्पेस होता है। जैसे आदिवासी समाज, वहां कोई भी बोलता है, वहां जानवर भी बोलते हैं, पंछी भी बोलते हैं, इंसान भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, सबको आजादी है। कोई वहां पे कोई फतवा नहीं है कि यही बोलना है और ऐसे ही बोलना है ना। सब लोग एक कम्युनिटी गाइडेंस को फॉलो करते हैं जो उनको एंसेस्ट्रली मिलता है। उनको उन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाना पड़ता है कि जब दो लोग बात करें तो तीसरे को चुप रहना चाहिए, ये उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। मैं पहले भी कई बार इस बात को बता चुका हूं कि समझने के लिए कि देखो यहां आदिवासी जो भी 10-15 बैठे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। आप गैर आदिवासियों की सभा में चले जाइए, मंच पे एक बोलने वाला और हॉल में कितने बोलने वाले और का है बाहो, ठीक है। अरे लड़को आके आजकल ना उधर बात चल रहा। सुने जी आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ है, देखिए मन से आवाज आएगी, शांत रहिए शांत रहिए। उधर देखेंगे तो आपको बुलाया नहीं हो। और ये मैं किसी दूसरे के हवाले से नहीं कहता हूं, मैंने यहां से लेकर दिल्ली तक, महानगरों तक के सभा सोसाइटियों में, गूढ़ विद्वानों के सोसाइटियों में जाता रहा हूं और देखता रहा हूं कि मंच से ज्यादा मंच के नीचे हॉल में जो ऑडियंस रहते हैं उनकी बातें चलती है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और जब बोलने के लिए बोलना शुरू करेंगे तो माइक छोड़बे नहीं करेंगे। बेचारा जो संचालक है घंटी बजाएगा, थपड़ी पीटेगा, स्लिप भेजेगा तो भी नहीं मानेगा। तो कहानी कहना, अच्छा स्टोरी टेलर वही हो सकता है, अच्छी तरह से कहानी वही कह सकता है
जो बच्चे का दिल रखता हो, माँ की तरह सच्चा दिल रखता हो, जो सुनने के लिए जिसके पास अपार क्षमता हो और जो चीजों को बिना नफा नुकसान के समझता हो। अगर आप इन सब चीजों को गौर करेंगे, ये जो वर्कशॉप है इसमें बहुत तरह के हिंदी के जाने माने लोग आएंगे, आपको अच्छा टिप्स देंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। पर मैं कहता हूं कि अगर आप आदिवासी स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो तो सुनना इधर से और निकाल देना इधर से। खुला बोलता हूं, फंसना मत, फंसे नहीं कि गए। आप अपनी स्टोरी टेलिंग की परंपरा को देखने की कोशिश करो। आपके माँ, आपके पिताजी, आपके दादा, आपकी नानी, आपके घर में लोग कैसे बात बोलते हैं, कैसे वो कहानियां सुनाते हैं, है ना? उस परंपरा को पकड़ो, उसको समझो। वो है आपके सीखने की जगह। यहां ठीक है 3-4 दिन अच्छा से रहो, खाओ पियो, सर्टिफिकेट लो, सीवी में काम आ जाएगा, है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं आना है ना? थोड़ा रांची घूम फिर लो, जो अगर रांची से बाहर से आए हो, है ना, तो आनंद कर लो 4-5 दिन। पर अगर सीखना है तो आपका प्राथमिक स्कूल आपका घर है। अपनी माँ से, अपनी मौसी से, अपनी नानी से, अपनी चाचियों से, अपनी भाभियों से, अपने हम उम्र लोगों से, अपने परिवेश से सीखो। जंगल कैसे कहानी कहता है बिना कोई भाषा, कोई शब्द बोले। इस साल का पेड़ जिसको कहते हैं कि 100 साल तक अड़ा और खड़ा रहता है, मौसम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है, वो साल का पेड़ कहानी नहीं सुनाता है क्या? ये जो हम देखते हैं जो चीजें, एक तो जगदीश चंद्र बोस ही नाम था ना उनका, जिन्होंने आविष्कार किया कि पौधों में भी जान होती है। बताइए कौन से साल में हुआ? गूगल कीजिए। तो जो भी है, मान लीजिए कि 1900 के बाद ही हुआ होगा, है ना? ठीक है। अभी अभी बाहरी दुनिया को पता चला कि पेड़ पौधों में भी जान होती है ना? कितने महान है, कैसा अद्भुत आविष्कार किया कि अभी 50-100 साल पहले उन लोगों को पता चला कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, और बाकायदा साइंस से प्रूफ करके दिखाया। अब आदिवासी लोग तो मूर्ख हैं, जो बचपन से जानते हैं कि पेड़ पौधों में जान होती है ना? उनको पता है कि पौधों को कब छूना चाहिए, फल को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो उनका ज्ञान तो है नहीं। जगदीश चंद्र बसु दुनिया के महान वनस्पति विज्ञानी है, क्योंकि उन्होंने खोज किया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। आज जगदीश चंद्र बसु होते तो हम लोग सब लोग साष्टांग लौट के उनको दंडवत करते। तो गैर आदिवासी दुनिया ऐसे करके तरह तरह के आविष्कार करती है ना? जैसे आदिवासियों को खोज लिया उन्होंने, है ना, कि इधर नेतरहाट के पठार पे असुर लोग पाए जाते हैं, है ना? मैंने भुला गए थे, अब पाए जा रहे हैं। उरांव लोग
बड़े इलाके में पाए जाते हैं। शांति भी पाई गई। बताइए, वास्को डी गामा को और इस तरह के लुटेरों को पाए गए, भारत पाया गया। मैंने हम लोग थे ही नहीं, जब उनकी नजर पड़ी तब से हम हैं, है ना। अब नहीं जानते थे कि भाई देखिए झारखंड में 1855 में ही और उसके पहले ही, है ना, उसके पहले ही आदिवासी लोगों ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ निकालने के लिए, है ना। सबसे पहले उधर चेरो खरवार लोगों ने किया। उसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो बाबा तिलका मांझी का है ना। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्योंकि वो लोग बड़ा छोटा करके देखते हैं, है ना, बिना बड़ा छोटा आयतन आकार प्रकार के उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है ना। शादी ब्याह के लिए भी लड़की देखने जाते हैं तो नापेंगे फीता से कितना फुट कितना इंच है ना। तो सब कुछ नापते जोखते हैं बिना नाप तोल के। हालांकि उनका तराजुए में दोष है, वो कितना भी नाप ले वो रिजल्ट गलत ही आता है। तो संख्या, है ना। तो अब चूंकि तिलका मांझी पहाड़िया थे तो तिलका मांझी को एक भ्रम भी फैला दिया गया कि वो संताल है ना। वो संताल नहीं है, तिलका मांझी पहाड़िया है। तो तिलका मांझी ने पहाड़िया लोगों की संख्या कम थी, भाई 200 लोग थे तो 200 लोग ही ना लड़ेंगे। अब उससे ज्यादा संख्या थी संतालों की, तो 1855 में संताल रूल हुआ। अब उसमें 1000 लोग थे तो वो उनको दिखा। 1857 में जमींदारों अंग्रेजों ने लड़ाई, जमींदारों ने की लड़ाई, है ना। ऊंची जातियों के लोगों ने जो फौज में गए थे सारे राजपूत लोग कहे कि हम लोग तो सुअर का चर्बी गाय का चर्बी वाला कारतूस करेंगे ही नहीं, तो उनकी संख्या ज्यादा थी। तो संख्या के आधार पर 1857 पहला भारत का संग्राम हो गया। उसके पहले खरवार ने लड़ी, जो बेचारा 10 लोग था, उसकी लड़ाई तो राष्ट्रीय लड़ाई हुई ही नहीं, है ना। तो वो संख्या से देखते हैं। अब कम लोग हैं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, तो अल्पसंख्यक लोग कम है तो भाई इनको भी दया करो, है ना। तो माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है ना, कि भाई नौकरी में शिक्षा दीक्षा में। पर जो बड़े हैं देश तो उनका है। अब जो बड़े लोग थे रामलाला उनका है, तो रामलाला विराजमान हो गए, अब कर लो जो करना है। वो बड़े हैं, संख्या ज्यादा है उनकी, तो वहां बड़े छोटे पे सब कुछ चलता है, बड़ा छोटा, है ना। मात्रा में देखते हैं चीजों। अब 5 लोग सुनने आए हैं तो वक्ता का मन उदास हो जाएगा, ये 5 लोग का मन भरा रहेगा तो भीतर से। तो संख्या आपको उत्साहित कर रही है, आपको कारण उत्साहित नहीं कर रहा है ना। मुद्दा आपको उत्साहित नहीं कर रहा है, संख्या से आप बनते और बिगड़ते हो। एक स्टोरी टेलर को इससे परे होना चाहिए। साउथ अफ्रीका का एक राइटर हुआ, मैंने बहुत शुरुआती और पहला शायद था जिसके मैंने इंटरव्यू अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया था, और मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है। यूनेस्को कुरियर में उसका इंटरव्यू छपा था, है ना। हमको लगता है करीब 30 साल हो गए होंगे। बॉब दियोप एक साउथ अफ्रीकन ब्लैक राइटर है, उसका इंटरव्यू था। मुझे बहुत उत्साहित किया उस इंटरव्यू ने। साउथ अफ्रीका आप जानते हैं मैक्सिमम फ्रेंच लोगों की कॉलोनी थी, जैसे भारत और दुनिया के दूसरे देश ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थी। साउथ अफ्रीका का बड़ा हिस्सा, अफ्रीका का बड़ा हिस्सा फ्रेंच लोगों की कॉलोनी थी। तो वहाँ फ्रेंच चलता है, जैसे यहाँ हम लोग अंग्रेजी को, है ना, तो वहाँ का सब लोग फ्रेंच पढ़ते हैं। तो बॉब दियोप भी फ्रेंच में पढ़ा, फ्रांसीसी में पढ़ाई लिखाई की थी, और वो लिखता था, और बहुत सेलिब्रिटी राइटर था फ्रेंच का, ब्लैक राइटर। तो उसने एक बार एक उपन्यास लिखा और अपने पब्लिशर के पास ले गया, पब्लिशर को दिया कि इसको छापो। तो पब्लिशर देख के चकरा गया, ये तो बॉब दियोप की
मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में वो उपन्यास था। ठीक है, और उस मातृभाषा की अफ्रीका में वही हालत थी जो यहाँ हम लोगों की मातृभाषा होती है। मतलब कहीं पढ़ाई नहीं, कोई पब्लिकेशन नहीं, है ना। सरकार एनबीटी ने आज तक कोई छापा नहीं आदिवासी भाषाओं में कुछ। ठीक है, जो देश का सबसे बड़ा पब्लिकेशन डिवीजन है ना, उसने नहीं छापा। 2-4 लोक कथाएं, गीत वगैरह छापा है, वो भी गैर आदिवासियों की लिखी हुई। आदिवासियों की लिखी हुई कोई नेशनल बुक ट्रस्ट ने आज तक नहीं छापा है, ये याद रखोगे, है ना। एक आध होगा अपवाद सही, पर नहीं छापा है। तो पब्लिशर चकराया, अब वो उसका सेलिब्रिटी राइटर था, उससे बहुत कमाता था उसके पब्लिकेशन से, तो सीधे ना नहीं कर सकता था वो। तो उसने बॉब दियोप से कहा कि देखो भाई, तुमने क्या लिखा है हमको नहीं पता, पर तुमने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा, लेकिन और मैं छाप भी दूंगा तो, क्योंकि तुम मेरे राइटर हो, लेकिन छाप के क्या करेंगे, इसको कुछ कोई पढ़ने वाला ही नहीं है ना। जैसे आज से 150 साल पहले हम लोग, झारखंड के लोग, जो आदिवासी लोग खास करके थे, वो तो मैंने लिखाई नहीं जानते थे ना, पढ़ाई तो वो जानते थे, क्योंकि समाज उनको पढ़ाता था ना, गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। लिखना नहीं जानते थे, उनकी जरूरत भी नहीं थी उनको, तो लिखना नहीं जानते थे। तो उसने कहा कि बॉब दियोप को कि भाई देखो, कोई पढ़ना तो जानता नहीं है लिखे हुए को, तो इसको छाप के क्या करोगे। तो बॉब दियोप ने कहा कि देखो, मैंने अभी के लिए नहीं लिखा है, मेरा आने वाला कमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, मेरी नए बच्चे जो आएंगे, मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे आएंगे, और शायद तक वो लोग पढ़ना लिखना अपनी भाषा में जानेंगे, और जब वो पढ़ना लिखना जानेंगे तो वो अपनी चीज को पढ़ना चाहेंगे, तो उनके पास पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए, उनका अपना। मैं उनके लिए लिख रहा हूं, वो कब आएंगे मुझे भी नहीं पता, वो कब पढ़ेंगे मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन वो आएंगे और खोजेंगे, और तब मैं उनको निराश, उदास और गाली बकने का मौका नहीं देना चाहता हूं कि साला बुढ़वा बुढ़िया लोग कुछ नहीं करके गया, है ना। तो मैं उनके लिए लिख रहा हूं। तो आदिवासी स्टोरी टेलिंग बॉब दियोप के इस उदाहरण से, और ऐसे असंख्य उदाहरण है दुनिया में, ऐसे असंख्य उदाहरण है आदिवासियों के पढ़े लिखे हुए शब्दों के साथ जो उनका साक्षात्कार हुआ, जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर किया एक दूसरे को, है ना। उसके बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी, अभी नेट का जमाना है, आप ढूंढेंगे मिल जाएंगी, या आपके अपने घर में, अपने गांव में आपको इस तरह की कहानियां मिलेंगी कि जब छपे हुए अक्षर उनके पास पहली बार आए तो उन्होंने उसको देख के क्या समझा, है ना। अभी मैं पढ़ रहा था गुजराती के एक आदिवासी पोएट को, वजय सिंह पारगी, जिनको लोग नहीं जानते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो गुजराती में लिखते हैं, और गुजराती और अपनी मातृभाषा भील समुदाय से हैं, तो अपनी भीली में लिखते हैं। भील में भी कई डिवीजन, कई तरह है, इलाके इलाके के अलग से भील हो जाते हैं। तो वजय सिंह पारगी है, तो उन्होंने कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से कविता याद नहीं है, मैं रात भर कलम पकड़े बैठा रहा, न तो कागज पे चांद उतरे न तारे। मैं रात भर कलम पकड़े बैठा रहा, न चांद उतरे न तारे, मेरे हिस्से आई सिर्फ स्याही का अंधकार। बहुत छोटी कविता है ना। आप देखिए कवि क्या कह रहा है। एक आदिवासी कवि स्याही को का जो उसने जो उसका जो वो जिस तरीके से उसको रूपक बनाया है, और जिस तरीके से वो अपनी बात कह रहा है कि, तो आप पूरे दुनिया के आदिवासियों का अनुभव है कि स्याही ने सिवाय अंधकार के उनको कुछ नहीं दिया।
तो अगर आप अपने को आदिवासी समझते हैं तो आपको आदिवासियों की तरह मतलब आदिवासी मतलब एक पूरी फैमिली, और चाहे भूगोल के किसी हिस्से में रहते हो, किसी पहाड़ और जंगल में रहते हो, किसी नदी या समंदर के किनारे बसते हो, वो सब एक परिवार है। और यही उनके जिंदा रहने की सबसे बड़ी ताकत है। परिवार एज ए क्लान अपने को बनाए रखना। जब परिवार टूटते हैं उस समाज को कोई नहीं बचा सकता है। आप सोचोगे कि हम अपने माँ बाप को बहुत महंगे ओल्ड एज हाउस में रख देंगे, आपका समाज नहीं बचेगा। बुजुर्गों को घर में होना चाहिए, है ना। अगर आप ओल्ड एज होम को अपने सिविलाइजेशन का सबसे बढ़िया प्रतीक मानते हैं तो आप गफलत में हैं। आपका समाज हड़प्पा की तरह नष्ट हो जाएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसमें कोई सत्ता का लेना देना नहीं है, ये याद रखिए कि कोई मोदी या कोई राहुल या कोई लालू या कोई मुलायम आपको खत्म कर रहा है। आप जब परिवार छोड़ते हैं, आप खुद अपने मरने का सामान बना रहे होते हैं। कोविड का उदाहरण है, आप देखिएगा दुनिया भर के आदिवासियों ने तुरंत जैसे ही कोविड की सूचना उनको मिली, उन्होंने कहा कि बूढ़ों और बच्चों को बचाओ। आप नेट का जमाना है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप देखिए दुनिया भर के आदिवासियों ने अपनी कम्युनिटी को क्या संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको तुरंत बचाया जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा की गारंटी करो कि वो इससे ग्रसित ना हो। क्यों? पास्ट आपका गाइडलाइंस है, बूढ़े बुजुर्ग, और बच्चे आपका फ्यूचर है। उन्होंने वर्तमान की परवाह नहीं की, क्योंकि वर्तमान तो इन्हीं दोनों के होने से है। पास्ट और फ्यूचर के होने से ही प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पास्ट और फ्यूचर नहीं है। यह हमेशा याद रखिएगा। आदिवासी समझदारी ये कहती है कि पास्ट और फ्यूचर इससे आप है, आपसे पास्ट और फ्यूचर नहीं है। तो उन्होंने ये संदेश दिया और उसके लिए पूरे कोविड के दौरान उन्होंने खुद के समुदाय की, खुद की और सबसे ज्यादा देखरेख अपने बूढ़ों और बच्चों की। हमारे यहां क्या हुआ? गैर आदिवासी समाज में, है ना, मर्द औरत से बात नहीं कर रहा है, माँ बाप बच्चे से डर रहे हैं, घर से निकाल दिया, घर में घुसने नहीं दिया, बाहर से आया है। ट्रेन में लोग ट्रेन के कंपार्टमेंट से उठा के किसी को खांसी आई तो बाहर फेंक दिया, है ना। कई सारे अपार्टमेंट्स में ये बाकायदा सूचना टांग दी गई कि बाहर से आपका भले अपना सगा रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे ही क्यों नहीं हो, नहीं आ सकते। ये कौन सा समाज है? ये कैसी स्टोरी टेलिंग आपको सिखाएगा? क्या आपको वो स्टोरी टेलिंग सीखनी है? तो मैं कहता हूं कि आप अपनी परंपराओं में जाओ, आप अपने पुराने गीतों कहानियों को सुनो और बार बार पढ़ो। जिन्होंने भी उसको संजोया, भारत सरकार ने उसको नहीं संजोया, है ना। उन्हीं विदेशी प्रशासकों ने जिन्होंने हमको मारा, लूटा, तबाह किया, उन्हीं विदेशी ईसाई मिशनरियों ने जिन्होंने हमारा धर्मांतरण किया। पर उन्होंने बड़ा काम किया, उन्होंने बड़ा काम किया, और मैं पूरी शत्रुता के साथ, पूरा दुश्मनी वाला भाव के साथ उनको धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि उन्होंने एक बड़ा काम किया जो पिछले 75 साल में, भारत के अमृत महोत्सव होने वाले साल में भी आदिवासियों की उस वाचिक परंपरा को आज तक
भारत सरकार ने इवन या टीआरआई नहीं संजोया। तो जो बचा है हमारा जो पुरखौती एंसेस्ट्रल नैरेटिव्स, वो गीत के सॉन्ग के फॉर्म में है, पोएटिक्स है, इस कहानी है, फ्रेजेस हैं, है ना। अभी बड़ा दिलचस्प, हमने अभी हमारी एक नई किताब आने वाली है ना, असुर आदिवासी और सोसोबुंगा। ये भारत में किसी आदिवासी समुदाय का एक ऐसा ट्रेडिशन है जो आपके भारत के दूसरे आदिवासी समुदायों में नहीं मिलता है। सोसोबुंगा ये मुंडाई समाज में, हालांकि तमाम आदिवासी समाज में इसकी कथा प्रचलित है, पर मुंडा समाज में ये रिचुअल ही होता था, रिचुअल के बतौर होता था, है ना। सोसोबुंगा, तो सोसोबुंगा में जो देवड़ा है, पहान है, जो रिलीजियस इंचार्ज है कम्युनिटी का, वो ये कहानी सुनाता था। और ये गीति कथा, सॉन्ग मैंने बैलेड है ना, अंग्रेजी में जो टर्म है, ठीक है, उस तरह का था कि वो कहता भी था, गाता भी था, है ना, और परफॉर्मेंस भी करता था। तो परफॉर्मेंस मतलब वो कोई एक्टिंग नहीं करता था, है ना। परफॉर्मेंस वो दूसरी चीजें से, मतलब वो सूप में अरवा चावल लेके, है ना, ऐसे ऐसे घुमाता रहता था हाथ, फिर कुछ धरती, कुछ पेड़ बने, पत्ते वत्ते सबके साथ कुछ करता था और कहानी सुनाता था। और ये कहानी मतलब 2-4 घंटे की भी हो सकती है और 2-4 दिन भी चल सकती है। ये जो स्टोरी टेलर है, जो पहाड़ है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है और लोग बैठ के सुनते थे ये। और उसकी कहानी बहुत अद्भुत है। उस कहानी पे सोशल साइंटिस्टों ने बहुत काम किया। मैंने बहुत इसलिए कह रहा हूं कि वो अननोटिस्ड नहीं है, मैंने लोगों की नज़र में नहीं है, सो नहीं। जो पढ़ना लिखना आदिवासी संस्कृति समाज समझते हैं वो सोसोबुंगा को जानते हैं। तो सोसोबुंगा के हमने 17 वर्जन जुटाए, 17 वर्जन, है ना। 17 लोग 1850 से लेकर टिल रामदयाल मुंडा तक, कि उसी कहानी को सब कैसे कह रहे हैं और कहानी से क्या बताना चाहते हैं, उसमें कितना इतिहास है, कितना दूसरी चीजें हैं आपकी समाज की। उरांव लोग उसको अलग ढंग से सुना रहे हैं, मुंडा अलग सुना रहा है, ठीक है, और खड़िया अलग सुना रहे हैं, वो लोग अलग सुना रहे हैं, ठीक है। जो सोशल साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो अपने तरीके से उसको डिकोड कर रहे हैं। तो हमको लगा कि ये 17 एडिशंस लोगों के सामने लाना चाहिए। तो बन्ना जी ने पहले एक फेलोशिप के तहत असुर आदिवासियों पर एक अच्छा राइटअप किया था काम, तो हमने उसको भी शामिल करके वो पूरी किताब तैयार की और कुछ मंतव्य अपनी ओर से देने की कोशिश की कि असुर लोग कौन हैं जो ये सारे आदिवासी लोग अपने इस सोसोबुंगा में उसको विलेन बना रहे हैं। हु आर दे, कौन है वो? उन असुरों को, क्या वे वही असुर हैं जो आज असुर हैं नेतरहाट में, या वो हिंदू मैथोलॉजी वाले असुर हैं? कौन असुर है वो जिनके खिलाफ सिंहबोंगा को लड़ने के लिए आना पड़ा? और लड़ नहीं पा रहा। मजे की बात है कि सिंहबोंगा हारा, असुरों ने हरा दिया सिंहबोंगा को, और सारे असुर मर्दों को मार दिया सिंहबोंगा ने। पर असुर औरतों का साहस देखिए, जब मार के जाने लगा सिंहबोंगा, असुर औरतों ने पकड़ लिया, छोड़बे नहीं करेंगे, छल से मारा, सारा मर्द को मार दिया, हमारा भाई पति बच्चा लोग को। हम लोग कैसे रहेंगे? जवाब दो।
सिंगबोंगा की सिट्टी पिट्टी गुण। सिंगबोंगा को उन आदिवासी असुर औरतों के सामने झुकना पड़ा। अद्भुत कहानी है, बहुत, जिसको कहते हैं ना, लीनियर ढंग से उसको देखा गया, एक रैखिक ढंग से, वन डायमेंशन में उस कहानी को देखा गया कि वो पर्यावरण को बचाने की कहानी है। नहीं, वो कहानी हड़प्पा के नष्ट होने की है। वो कहानी इस तरह के सिविलाइजेशन के खात्मे की कारणों को बताती है कि कैसे कोई सिविलाइजेशन जब नेचर से सुप्रीम खुद को घोषित करता है तो वो मरता है, वो खत्म हो जाएगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है अगर वो खुद को नेचर से सुप्रीम समझता है। वो कहानी है उन लोगों के बारे में जिन्होंने दुनिया को पत्थर युग से निकाल के लोहे के युग में पहुंचाया। वो छलांग लगवाई टेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर की। ये उन लोगों की कहानी है सोसोबोंगा। तो हमने सोचा कि हमको इन 17 दर्शन को लोगों के साथ साझा करना चाहिए और लोगों को, हम जो समझते हैं, लोगों को भी अपने तरह से इस कहानी को समझने देना चाहिए कि अब तक किन किन विद्वानों ने इसको किस किस रूप में रखा है। तो 17 एडिशन, भारत में ऐसा कोई आदिवासी गीति कथा बैलेड आपको नहीं मिलेगा जिसके इतने वर्षन हो। अभी और है, मैंने छोड़ दिया कुछ को क्योंकि वो बहुत रिपीट हो रहे थे एक जैसे, तो छोड़ दिया मैंने उनको। और आप सबको पढ़ना चाहिए, अगर आप नहीं जानते तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो केवल मुंडा की कहानी नहीं है, जैसा मैंने कहा, वो उरांव की कहानी है, वो खड़िया की कहानी है, हो की है, चेरो की है, खरवार की है, सब भारत, झारखंड के कम से कम इस विंध्यन रेंज में रहने वाले तमाम आदिवासियों की वो कहानी है। और ये विंध्यन रेंज ही है जहां ह्यूमन का सबसे पहले एवोल्यूशन हुआ। तो ये कैसे आपको दिखता है कि कैसे आपको बोलना चाहिए, कैसे आपको चलना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, ये हमको कहानियां सिखाती है। इतिहास हमेशा आपके बीच में वैमनस्य लाता है, दुश्मनी लाता है। हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, हिस्ट्री हमेशा आपको लड़ाता है, क्योंकि हिस्ट्री जीत हार की कही जाती है, वार की कही जाती है, युद्धों की, सांप्रदायिक दंगों की, है ना। इतिहास उससे बनता है कि फलाना जॉर्ज फर्स्ट है, उसको मार के जॉर्ज सेकंड कैसे आया, है ना, अकबर को मार के शाहजहां कैसे आया, है ना, या किस जमीन, मैंने आप देखोगे कि समाज में वीर गाथाएं, है ना, शौर्य गाथाएं, क्यों जरूरत है भाई, बाकी लोग सब कायर हैं का। आदिवासी समाज में शौर्य गाथाएं, वीर गाथाएं नहीं होती है। आपको वीर गाथाओं की जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपकी मां की इज्जत लूटी जाएगी तो आपको वीर होना है, आपकी बहन की इज्जत लूटी जाएगी तो आपको इसलिए वीर होना है, आपको आपके समाज की किसी औरत की इज्जत लूटी जाएगी तभी आप वीर हो सकते हैं, ऐसे वीर नहीं हो सकते। तो आदिवासी लोगों, आपको वीर बनना है तो अपनी बहन की इज्जत लुटवाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि उधर तो स्टोरी टेलिंग सारी ऐसी ही है। हिंदी सिनेमा देखो, है ना, हीरो की बहन के साथ जब छेड़खानी होता है तब हीरो जो है उसके पहले उसका खून ही नहीं खोलता है। गजब है यार, जब तुम्हारी औरतें प्रताड़ित होंगी तब तुम्हारा खून खोलेगा। इसका मतलब सच, न्याय, हिंसा, इसके कोई मायने नहीं है तुम्हारे समाज में।
जब मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होगा तभी मेरा पौरुष जागेगा। सारी कहानियां क्या है इतिहास में? ऐसी है, वायलेंस की कहानियां हैं, हिंसा के खिलाफ हिंसा की गई कहानियां हैं। आदिवासी समाज की स्टोरी टेलिंग हिंसात्मक नहीं है, वो सुनाएगा और मस्त रहेगा, है ना। तो समय हो गया है ना। हालांकि और नहीं, थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा अंश सुनाना चाहता हूँ। देखिए, जो बंधु हैं वो तो यही के हैं, 15-20 मिनट हम लोग लेट शुरू हुए हैं, तो 15-20 मिनट ग्रेस दे दीजिए। नो सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, स्टोरी टेलिंग आपको समाज सिखाता है, आपको आपकी परंपराएं सिखाती है, और सबसे बढ़िया स्टोरी टेलिंग का टीचर दो ही है, बच्चा और माँ। ये सबसे बेहतरीन टीचर है। जानवर तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पर परिवेश, पूरा इकोलॉजी, जिसमें नदियां, पहाड़, जंगल, छोटे बड़े घास सब शामिल है। ये आपके रियल टीचर है स्टोरी टेलिंग के। चाहे आप गीत लिखिए, कहानी लिखिए, निबंध लिखिए, ड्रामा लिखिए, फिल्म का स्क्रिप्ट लिखिए, अगर आप आदिवासी हैं तो आपके सबसे बेहतरीन टीचर ये लोग हैं। बाकी ठीक है, कोई अच्छा बोलता है तो उनसे भी सीखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप गैर आदिवासी समाज से ना सीखिए, लेकिन गैर आदिवासी समाज से सीखते समय अपना दृष्टि बहुत साफ रखना चाहिए, नहीं तो आप उसके फेरे में फंस जाएंगे और तुलसीदास बनने लगेंगे, है ना। तो आपको उससे बचने की जरूरत है। आपको तुलसीदास, निराला, पंत, प्रेमचंद बनने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने टेक्निकली कहानियां लिखी, सोच समझ के लिखी कि क्या लिखना है, क्या बताना है ना। वो नहीं, दिल से कहो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको समझ में आता है कि हाँ ये बात हमको दुनिया से बतानी चाहिए। आप अगर आदिवासी समाज सब बैठ के घर में, माँ बाप बच्चे बैठ के एक साथ हड़िया इसलिए पीते हैं क्योंकि हड़िया शराब नहीं है, अब हो गई है ना। परंपरा में हड़िया शराब नहीं थी, परंपरा में हड़िया एक पवित्र पेय था, है ना, एक स्पिरिचुअल लीकर था, एक जो आप अपने एंसेस्टर्स को चढ़ाते थे, स्पिरिट्स को चढ़ाते थे, और खुद उसको खुद भी ग्रहण करते थे। शादी ब्याह में, सोशल फंक्शंस में, जिसको आप लोग सामूहिक रूप से उत्सव करते थे। छुपा के पीने वाली चीज ही शराब होती है, ये याद रखिएगा। जो गलत है आप उसको छुपाते हैं, जो गलत नहीं है उसको दिल खोल के बताते हैं। तो दिल खोल के बताना ही स्टोरी टेलिंग है, कहानी कहना है। कहानी आप वो किसी भी फॉर्म में लिखिए, गीत, कविता, नाटक, है ना, किसी फॉर्म में लिखिए, कहना, है ना। ये हर चीज पे लागू होती है, केवल यहाँ जो आज का सब्जेक्ट है सोने में थोड़ा सा अपने एक नए उपन्यास का सुना के, है ना, ठीक है, और मैं 2-3 पेज सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं इन दिनों लिख रहा हूँ 2-3 तरह के कहानियाँ। एक तो मैं लिख रहा हूँ जापू फिजो के बारे में, जो फादर ऑफ द नागालैंड, नागा नेशन माना जाता था, जिसको भारत सरकार के कारण निर्वासित जीवन बिताना पड़ा और विदेश में ही मरा बेचारा, है ना। लेकिन नागालैंड के आदिवासी उसको आज भी सम्मान देते हैं, फादर ऑफ द नागा नेशन बोल के, जापू फिजो। उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है, पूरा गूगल कर जाइएगा, गूगल कुछ नहीं बता पाएगा, ठीक है। आज तक उसकी जीवनी किसी ने लिखी नहीं। एक जो ब्रिटिश सोल्जर था उसने उस पर एक अंग्रेजी में किताब लिखी है, बढ़िया किताब है, पर भारत में उसका प्राइस बहुत महंगा हो जाता है। तो मैंने कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले अपील की थी, तो एक स्कॉलर ने मुझे वो गिफ्ट किया, क्योंकि मेरे पास उसको खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं थे। 4,500 की किताब की दाम थी, है ना, ठीक है।
तो आप नाम तो देखिए क्या है, मैं भूल गया, पर जापू फिजो आप टाइप करिएगा तो आएगा, गूगल में भी आएगा, है ना, गूगल ये में भी, अमेजन पे भी अवेलेबल है। तो जापू फिजो पे मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ, जापू फिजो की कहानी वो, और एक कहानी मैंने आसाम के गए लोगों पर लिखना शुरू किया है, उसका टाइटल है होरो अक्रिनको। ये हिंदी में लिख रहा हूँ, टाइटल मुंडारी है। हाँ, मतलब होता है ये 19th सेंचुरी में जब टी ट्रेड शुरू हुआ और लेबर्स की जरूरत हुई तो इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम लाया गया, और जिसका पहले शिकार बने आदिवासियों पे मेरा पहला नॉवेल है माटी माटी अरकाटी, जिसमें विदेश ले जाया गया उनको, मॉरिशस, फिजी, गयाना, शुगर इंडस्ट्री में ले जाया गया। उसके बाद जब चाय यहाँ की लंदन के स्टॉक मार्केट में अप्रूव हो गई व्यापारियों के द्वारा, तब चाय की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई और इंडियन माइग्रेशन किया गया। तो उसमें आसाम, बंगाल, भूटान जो आज है, वहाँ बड़ी संख्या में झारखंड के और दूसरे आदिवासियों को ले जाया गया, साउथ में जैसे और श्रीलंका में, है ना, केरल के पहाड़ियों में, और उधर के आदिवासियों को ले जाया गया। तो लेकिन इधर के आदिवासियों को बड़ी संख्या में ले जाया गया। तो उस समय मुंडा लोग जो है, जो लोकल लेबर एजेंट होते थे, उनको अरकाटी कहते थे, है ना। अरकाटी मतलब लेबर एजेंट, दलाल, जो ठग के, बहला के, फुसला के लोगों को, कंपनियों को बेचता था, ठीक है। तो मुंडारी में उसको मुंडा लोग कहते थे होड़ो अक्रिन को, इंसान खरीदने और बेचने वाले, है ना। इसका हिंदी एक लिटरल मीनिंग ऐसा होगा कि इंसान खरीदने और बेचने वाले। तो ये मेरे उस नए उपन्यास का टाइटल है होड़ो अक्रिन को। मैं उसका कुछ पन्ना आपको सुनाता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि जो मैंने बातें कही और जो मैं लिखता हूँ, है ना, उसमें कहीं कोई तारतम्यता है या नहीं, ठीक। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ने में भी दिक्कत है, लेकिन कोशिश करूंगा। इसका दूसरा चैप्टर है ना, टाइटल है चैप्टर का फालपा। फालपा जानते हैं आप लोग? फालपा जानते हैं? कमाल है, रोज पीते नहीं जानते। अभी तो पिया। दैट इज द आदिवासी चाय, फालपा। है ना। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हिस्ट्री में हमको बताया नहीं गया, पर नेट पे अभी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जो आपको नई नई कहानियों की तरफ ले जाती है। पूर्वोत्तर बर्मा सीमा 1830 का उत्तरार्ध, सुदूर उत्तर पूर्व में ब्रिटिश भारत की सीमा से बाहर हाल ही में शुरू हुए एक टी स्टेट का बड़ा बंगला, जो मैनेजर जॉन वाटसन का था, चाय बागान के कर्मचारियों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ था। बाहर बागान में सुबह की हवा ताजी बनी चाय की सुगंध से भरपूर थी, लेकिन वाटसन के आलीशान बंगले के साथ लगे कार्यालय में माहौल उदास था। वह अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा बहुत चिंतित दिख रहा था, जिसके कारण उसकी भौहें सिकुड़ गई थी और माथे पर सिकन की लकीरें पहाड़ी श्रृंखलाओं की तरह उभर आई थी। उसके सामने लगभग 50 की उम्र का एक लंबा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदिवासी चीफ बैठा था, जिसकी निगाहें तीखी थी। मैनेजर वाटसन ने उसे बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत के लिए अपने बागान में बुलाया था। मुद्दा यह था कि हाल ही में फालपा के लिए वहां बागान शुरू किया गया था, जो मजदूरों की कमी से जूझ रहा था। आसपास के स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों ने मजदूरी के एवज में पहले ही एडवांस पैसा ले चुके थे, लेकिन वे काम पर आने से इनकार कर रहे थे।
चीफ वाटसन का लहजा नाराजगी से भरा हुआ और कठोर था। तुम्हारे लोग काम बागान में काम पर नहीं आ रहे हैं, जिससे मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। मैंने आपके लोगों को पैसा एडवांस में दिया है, फिर भी वे हमारे बीच हुए करार का सम्मान नहीं कर रहे हैं। चाय बागान के काम पर आने की बजाय घर में आराम से खा पी रहे हैं, धूम्रपान करते हुए धुआं उड़ा रहे हैं। चीफ ने कंधे उचकाए, मैं क्या कर सकता हूं? दो टूक स्वर में उसने कहा, एडवांस तुमने दिया है, उनके साथ एग्रीमेंट भी तुमने ही किया है, तुम ही बात करो। मैंने उनसे बात की है, वाटसन बोला। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन वे काम पर आने को राजी नहीं है। चीफ ने कहा, यह उनकी मर्जी है, मैं अपने लोगों को ऐसा कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो वे नहीं करना चाहते हैं। वाटसन ने अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी, लेकिन मुझे मजदूरों की सख्त जरूरत है। आदिवासी चीफ ने कहा, तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तुम लोगों के साथ हम हमेशा ही शिष्टाचार से पेश आए हैं। उसकी आवाज में इलाके के स्वामित्व की गहरी भावना थी। मैनेजर वाटसन उसका इशारा समझकर शांत और विनम्र हो गया। अपनी आवाज में आदर का भाव लाने की कोशिश करते हुए बोला, सही है, हम लोग आपकी मेहमान नवाजी और कृपा के लिए बहुत आभारी हैं। और जहां तक मजदूरों या दूसरी सहायता की बात है, वह तो हमने हमेशा तुम लोगों को दिया है, आदिवासी चीफ ने साफ साफ कहा। हाँ, जरूर दिया है, मजदूर ही क्यों, आपने तो हम अंग्रेजों को फालपा के पौधे और बीज भी दिए, इसकी खेती सिखाई और जमीनें भी दी। इन सब के लिए मैं क्या, ब्रिटेन की रानी भी आपकी बहुत शुक्रगुजार है। मैनेजर ने लगभग खींचते हुए आभार प्रकट किया। इस पर मन ही मन उसकी खींच का मजा लेते हुए आदिवासी चीफ ने कहा, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है, हमने तो ब्रूस साहब को दिया वादा पूरा किया है। वो तो मर गया था जब उसका भाई बड़ा ब्रूस वादानुसार हम लोगों से फालपा, बीज और पौधे लेने आया था। हम आपकी इस दरिया दिली के बहुत आभारी हैं। इस बार उसकी आवाज में खींच पहले से थोड़ी कम थी। लेकिन तुम लोग इसको बेचने के लिए उगा रहा है, यह हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब आदिवासी चीफ की आवाज में नाराजगी थी। मैनेजर तार गया कि आदिवासी चीफ बात को दूसरी ओर मोड़ रहा है, इसलिए उसने कूटनीतिक चाल चलते हुए कहा, बेच नहीं रहे हैं, पूरी दुनिया तक औषधि युक्त चाय को पहुंचाना चाहते हैं। आदिवासी चीफ उससे कम नहीं था, बोला, तुम लोग बात घुमाने में बड़ा उस्ताद हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फालपा एक अद्भुत पेय है, बहुत ही गुणकारी, स्वास्थ्यवर्धक। क्या इसको औरों को पिलाना खराब बात है? जितना पीना और पिलाना है, कौन मना कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा हमको उगाए बिना, ज्यादा से ज्यादा इसको उगाए बिना कैसे संभव है? जिनको पीना है वो हमारे इधर आके पिए ना, पूरी आजादी है। सबका इधर आना कैसे हो सकता है? फालपा को ही ले जाना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि आपके लोग एग्रीमेंट के अनुसार और नियम से काम पर आए। आदिवासी चीफ ने सुझाव दिया, फालपा की इच्छा रखने वाला किसी भी व्यक्ति का यहां हमेशा स्वागत रहेगा, और तुम लोग दुनिया का किसी भी धरती में इसको ले जा सकते हो। कुदरत की कोई भी चीज हर किसी के लिए है, लेकिन अगर तुम लोग ऐसा प्रयास करना चाहते हो तो कुछ कुदरती नियमों का पालन भी करना होगा, क्योंकि फालपा हम आदिवासी लोगों के लिए केवल एक ड्रिंक नहीं है, पेय नहीं है, यह तो हमारी आत्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठानों और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ जुड़ा हुआ है। जी, मैं आपकी सांस्कृतिक परंपराओं का दिल से सम्मान करता हूं, पर बड़े पैमाने पर इसको उगाने के लिए हमने काफी पैसा खर्च किया है। ऐसी हालत में हम मजदूरों की लापरवाही और कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप हमारी मुश्किल को समझिए। आदिवासी चीफ समझ गया, बाहरी गोरा अपने चाय व्यवसाय के हित को नहीं छोड़ने वाला है। बोला, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं
मैनेजर का सब्र अब टूटने को हो चला था। उखड़ते हुए वो भीतर ही भीतर बड़बड़ाया, कुछ नहीं समझते हैं, पर प्रत्यक्षता नाराजगी के स्वर में बोला, मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मजदूरों के नहीं आने से बागान के काम को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। आदिवासी चीफ समझ रहा था कि मजदूरों को लाने के लिए मैनेजर बहुत उतावला है, इसके लिए वो कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। उसकी इस मंशा को समझते हुए उसने मैनेजर से कहा, तुम लोगों की अपनी अदालतें, कानून, सेना, पुलिस है, एग्रीमेंट नहीं मानने वाले मजदूरों पर वादा खिलाफी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? वाटसन ने हताशा के साथ कहा, देखिए, मजदूरों को सजा दिलाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपने बागान के लिए मजदूर चाहिए। अदालती कार्रवाई में मैं अपना कीमती समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता। फिर यह भी संभव है कि अगर मैंने केस दायर किया तो आदिवासी लोग मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान देकर मुझे फंसा देंगे कि मैंने उनके साथ मारपीट और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। मुखिया ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं, लेकिन तुमको यह भी समझना चाहिए कि मैं अपने लोगों को तुम्हारे बागान में काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वे कुदरत के आजाद परिंदे हैं, अपनी पसंद और नापसंद के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र। बेचैनी में वाटसन उठ खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। वह हरी भरी चाय की झाड़ियों को देखता रहा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। आदिवासी ग्रामीणों को काम पर आने के लिए मनाने का कोई तरीका उसे खोजना ही होगा, पर वो तरीका क्या हो सकता है? वो फिर से वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। आदिवासी चीफ से मुखातिब होते हुए बोला, मैं आपको एक दिन और दूंगा। अगर आप कल सुबह तक अपने लोगों को काम पर आने के लिए नहीं मना सके तो मैं कोई भी दूसरा उपाय करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आदिवासी चीफ उसकी धमकीनुमा बात से बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तुरंत शांत स्वर में बोला, तुमको जो करना है कर लो। हमने हमेशा तुम लोगों को अपनी ओर से बेहतर देने की कोशिश की है। खैर आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। तुमको भी धन्यवाद, लेकिन ध्यान रखो, समस्या तुम लोगों की है तो हल भी तुम ही लोगों को निकालना पड़ेगा। कहते हुए आदिवासी चीफ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जी, आपकी सलाह के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैनेजर भी अपनी कुर्सी से उठ गया। आदिवासी चीफ बांस और लकड़ियों से बने उस शानदार बंगले से बाहर निकला जहां उसके साथ आए 20 आदिवासी परंपरागत हथियार के साथ बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। उन सबने चीफ का अनुसरण किया और बागान से बाहर निकल गए। चीफ को बाहर तक छोड़ने आया मैनेजर वाटसन उन सबकी चाल को, जो बेहद ग्रेसफुल थी, तब तक देखता रहा जब तक कि वे लोग उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। तो टाइम नहीं है इसलिए रोक रहा हूं, है ना। ये मुझे भी नहीं मालूम था। 2 साल पहले मैंने चाय चोर रॉबर्ट के ऊपर में, रॉबर्ट नाम था क्या, तो और आगे है उसके ऊपर मैंने एक सीरीज चलाया था, नेट पे डिजिटल सीरीज चलाया था कि कैसे पूरी दुनिया चोरी की चाय पी रही है और कैसे पूरी दुनिया में खास करके आदिवासी चाय का ऐसा निशाना बने जिसका परिणाम उनकी पीढ़ियां भुगत रही हैं। वो एक ऐसी सजा काट रहे हैं। गाजा को दुनिया का सबसे बड़ा खुला जेल कहते हैं पॉलिटिकल टर्म में, है ना। गाजा जो इजराइल और उसके हमले का शिकार है, ईरान का, जिसका भी, हाँ, तो गाजा को दुनिया का, गाजा के जो नागरिक है वो एक तरीके से कन्फाइंड है, कैदी हैं अपने ही घरों में। उनकी संख्या 10,000 8,000 से ज्यादा नहीं है। पर आपको मालूम है चाय बागानों में जो लोग बंदी हैं वो इतना बड़ा दुनिया का खुला जेल है। लाखों लोग हैं वहां, कई शहर है, कई कस्बे हैं, कई गांव हैं, और वो सब से सब उस जगह पे कैदी है। तो उस बड़े खुले जेल की बात कोई नहीं करता है। चाय उद्योग पे हमेशा पॉलिटिकल लोग, सोशियोलॉजिस्ट लोग, सोशल साइंटिस्ट लोग बात करते हैं इकोनॉमिकल ढंग से, अर्थ के मामले में। पर क्या सिर्फ अर्थ है मसला? अरे आपने नस्लों तक को बर्बाद कर दिया, नस्लें बर्बाद कर दी आदिवासियों की आपने।
और आदिवासियों को पूरी तरीके से तोड़ डाला। ये इतना बड़ा क्राइम है, और सिर्फ किस लिए? चाय के चस्के के लिए, चाय के एडिक्शन के लिए। चाय के नशे में आपने इतना बड़ा अपराध किया जो दुनिया में आज तक उससे बड़ा कोई अपराध हुआ नहीं। न तो दोनों वर्ल्ड वार उसकी तुलना में है, न हिंदुओं का महाभारत उसकी तुलना में है। इतना बड़ा क्राइम आपने किया। मैं एज ए नए स्टोरी टेलर आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग आएं और अपने उन परिवार वालों को सुने और उनकी कहानियां लिखें। उनकी कहानियां लिखी जानी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जोहार।